हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू अनलॉक जीएस एकेडमी। चलिए स्टार्ट करते हैं मेंस आंसर अप्रोच का 15 सेशन, जिसमें हम यूपीएससी के जीएस के चारों पेपर को आंसर राइटिंग के द्वारा कवर करने का प्रयास करते हैं। हमारे इस प्रयास का बेहतर तरीके से लाभ उठाने के लिए इन क्वेश्चंस को अपने स्तर पर लिखकर कमेंट सेक्शन में पेस्ट कर सकते हैं, जिसका हम आपको इवैल्यूएशन प्रोवाइड कराएंगे। साथ ही साथ इसके हैंड रिटन नोट्स की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। इस सेशन में हम 4 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिसमें से एक क्वेश्चन रहेगा जीएस पेपर 1 के आधुनिक भारतीय इतिहास खंड से। एक क्वेश्चन हम जीएस पेपर 1 का ही भूगोल खंड से डिस्कस करेंगे। एक क्वेश्चन हम देखेंगे जीएस पेपर 3 के भारतीय अर्थव्यवस्था खंड से, और एक क्वेश्चन हम देखेंगे जीएस पेपर 4 के नीति शास्त्र खंड से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का इंपॉर्टेंट सेशन। ये क्वेश्चन नंबर 57 है। प्रीवियस 56 क्वेश्चन हम 14 सेशन में कवर करा चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये जीएस पेपर 1 के आधुनिक भारतीय इतिहास खंड से ये क्वेश्चन है, जिसमें आपसे पूछा गया है कि जो राजा राम मोहन राय थे, आधुनिक भारत के निर्माताओं में से एक थे। उन्हें आमतौर पर आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है। यद्यपि रॉय अपने दृष्टिकोण में आधुनिकतावादी थे, उन्होंने हमेशा आधुनिकता को परंपरा से जोड़ने का प्रयास किया। इसको आपको सविस्तार चर्चा करनी है 250 शब्दों में। तो इस क्वेश्चन के अंतर्गत आपको राजा राम मोहन राय के आधुनिकतावादी दृष्टिकोण के बारे में चर्चा करनी है, जिसके कारण उन्हें आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की वही हमारी अप्रोच रहेगी। सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन से इसकी शुरुआत करेंगे, फिर उसकी संरचना का निर्माण करेंगे, और अंत में निष्कर्ष के साथ उस क्वेश्चन को एंड करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करें तो राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण में एक अग्रणी व्यक्ति के रूप में जाना जाता है। वह एक बहुआयामी सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक सुधारक थे, जो सती प्रथा, बाल विवाह और सामाजिक विभाजन जैसी जो कुप्रथाएं थी उसका उन्होंने विरोध किया। साथ ही साथ शिक्षा की, आधुनिक शिक्षा की वकालत करने में वह अग्रणी रहे। इसके अलावा जो प्रतिगामी जो परंपराओं के लिए आधुनिकता के उनके जो तत्वों ने उन्हें आधुनिक भारत के पिता के रूप में स्थापित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो इस इंट्रोडक्शन के साथ इस क्वेश्चन की हम शुरुआत कर सकते हैं। साथ ही साथ इसकी संरचना के अंतर्गत हम राजा राम मोहन राय के सामाजिक सुधार और जो उनके शैक्षणिक सुधार थे, साथ ही साथ उनका जो ब्रह्म समाज के रूप में जो दर्शन था उसके बारे में चर्चा कर सकते हैं। इसके अलावा पत्रकार के रूप में उनके जो कार्य थे उसके बारे में हम इस संरचना के अंतर्गत बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें उनके सामाजिक सुधार के रूप में, तो जो क्रूर व अमानवीय जो सती प्रथा के उन्मूलन के लिए उन्होंने काफ़ी महत्वपूर्ण प्रयास किया। उन्हीं के प्रयासों के द्वारा 1828 में एक सती प्रथा निरोधक कानून पारित हुआ। विलियम बेंटिक के द्वारा उस कानून को लाया गया था, जिससे कि सती प्रथा का उन्मूलन हुआ। इसके अलावा उनके प्रयासों ने पर्दा प्रथा और बाल विवाह को समाप्त करने में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके अलावा वह विधवा पुनर्विवाह और महिलाओं की शिक्षा की भी वकालत उनके द्वारा की गई। आगे चलकर ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से विधवा पुनर्विवाह को एक कानून के रूप में उसको मान्यता दी गई। 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लाया गया। इसके अलावा जो महिलाओं के लिए जो समान विरासत के अधिकार की मांग भी राजा राम मोहन राय के द्वारा उठाई गई। तो इसके अंतर्गत जो राजा राम मोहन राय के द्वारा जो सामाजिक सुधार की जो मांग की गई, उनके द्वारा जो सामाजिक सुधार किए गए उसके बारे में हमने चर्चा की। इसके बाद हम देख लेते हैं उनके शैक्षिक रूप से उनके कार्यों की। इन्होंने डेविड हेयर के साथ मिलकर 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना करके भारत में शिक्षा प्रणाली के लिए एक क्रांतिकारी बदलाव का मार्ग स्थापित किया। आधुनिक जो तर्क संगत जो पाठ थे के साथ साथ जो धार्मिक सिद्धांतों को जड़ से जोड़ने के उनके प्रयासों ने 1822 में एंग्लो वैदिक स्कूल की स्थापना की। साथ ही साथ आगे चलकर 1826 में उनके द्वारा वेदांत कॉलेज की स्थापना की गई, जिसके अंतर्गत जो हमारा परंपरागत जो धार्मिक सिद्धांत थे उनको आधुनिक तर्क संगत सिद्धांतों से जोड़ने का उनका प्रयास किया गया। इसके अलावा अगर हम बात करें उनके दार्शनिक आधार की, तो 1828 में कलकत्ता में ब्रह्म समाज का उन्होंने गठन किया, जो लोगों को एक समूह था जो मूर्ति पूजा में उनकी आस्था नहीं थी। उन्होंने एकेश्वरवाद की जो तलाश में एक परंपरा की ओर देखा और उन्होंने हिंदू परिवेश में सुधार करने का प्रयास किया। उन्होंने बताया कि हर धर्म का एक दार्शनिक सार है और हिंदू धर्म के लिए वह जो सार है वह क्या है? वेदांत। अगर हम बात करें, वेदांत ने उन्हें सांस्कृतिक श्रेणी प्रदान की, जबकि एकेश्वरवादी के रूप में उनकी व्याख्या ने उन्हें एक व्यापक समग्र सिद्धांत के रूप में जन्म दिया, जो कि जिसको हम देख सकते हैं ब्रह्म समाज के रूप में।
इसके अलावा जो राजा राम मोहन राय का जो 21वादी जो वेदांत का जो सिद्धांत था, वह लोगों को एक सामाजिक परिवर्तन का विचार उन्होंने प्रदान किया। साथ ही साथ उन्होंने तर्कवाद एवं आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर जोर दिया और उनके द्वारा लोगों को एक मानवतावादी दृष्टि भी प्रदान की गई। तो ये हमने बात की उनके दार्शनिक आधार के बारे में। इसके अलावा अगर हम देखें पत्रकार के रूप में उनके जो कार्यों की, वह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के कट्टर समर्थक थे। उन्होंने जो स्वदेशी प्रेस के जो अधिकारों के लिए काफ़ी लड़ाई लड़ी। उन्होंने वह भी कई पत्रकारों का संपादन किया, पत्रिकाओं का संपादन उनके द्वारा किया, जिसमें कि मिरातुल अखबार नामक एक समाचार पत्र और संवाद कौमुदी नामक एक साप्ताहिक पत्र भी उनके द्वारा प्रकाशित किया। इसके अलावा इसके अगर हम निष्कर्ष की बात करें तो ब्रह्म समाज ने उस समय के समाज को जो परेशान करने वाले जो दबाव वाले जो मुद्दे थे, उस पर भारतीय समाज को जगाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। साथ ही साथ देश में होने वाली सभी सामाजिक, धार्मिक एवं राजनीतिक आंदोलन के वे अग्रदूत के रूप में स्थापित रहे। यही कारण रहा कि उन्हें आधुनिक भारत के पिता के रूप में स्थापना मिली। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया जीएस पेपर 1 के आधुनिक भारतीय इतिहास खंड से। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन जीएस पेपर 1 के भूगोल खंड से है, जिसमें आपसे ये पूछा गया है कि बाढ़ जैसी जो चरम मौसमी घटनाओं में कई प्रतिस्पर्धी कारक शामिल होते हैं जो विपरीत तरीकों से उसकी आवृत्ति और तीव्रता को प्रभावित कर सकते हैं। जलवायु परिवर्तन जो कई तूफानों में अत्यधिक वर्षा को बिगाड़ रहा है, मिश्रण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसको आपको विश्लेषण करना है 250 शब्दों के बारे में। तो इसके अंतर्गत हमें बाढ़ और जो चक्रवात जैसी चरम मौसमी घटना है उसके बारे में इसके अंतर्गत हमें चर्चा करनी है, और किस तरीके से जलवायु परिवर्तन हो रहा है उसके बारे में हमें इसके अंतर्गत बताना है। तो सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन से हम इसकी शुरुआत कर सकते हैं। जलवायु परिवर्तन पृथ्वी की जलवायु में समय समय पर होने वाला संशोधन है जो वातावरण में परिवर्तन के साथ पृथ्वी की प्रणाली के भीतर विभिन्न अन्य जो भूवैज्ञानिक, रासायनिक, जैविक और भौगोलिक कारकों के बीच परस्पर क्रियाओं के कारण होता है। तो इसके अंतर्गत हमने उसके जो प्राकृतिक कारक हैं कि किसके कारण से भूवैज्ञानिक, रासायनिक, जैविक और भौगोलिक कारकों के बीच परस्पर क्रियाओं के कारण जलवायु परिवर्तन होता है। लेकिन अगर हम बात करें ग्रीन हाउस गैस के जो मानव प्रेरित जो उत्सर्जन है उससे जो संचालित ग्लोबल वार्मिंग से जलवायु परिवर्तन की गति को उसने तीव्र कर दिया है। साथ ही साथ इससे जो मौसम के जो पैटर्न में बड़े पैमाने पर बदलाव देखने को मिल रहा है, जिसके कारण से बाढ़ और जो तूफान जैसी चरम मौसमी घटनाओं का हमें सामना करना पड़ता है। इसके अलावा अगर हम बात करें भारत पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव की, तो भारत का जो कोस्टल एरिया है, जो तटीय क्षेत्र है, लगभग 7,500 किलोमीटर का है, जिससे कि उसमें जो विभिन्न आपदाएं जैसे चक्रवात, तटीय बाढ़, तूफानी लहर और भारी वर्षा के लिए वह संवेदनशील क्षेत्र है। इससे काफ़ी प्रभाव पड़ेगा भारत पर जलवायु परिवर्तन का। साथ ही साथ अगर हम बात करें समुद्र के तापमान में वृद्धि से उसके जो पानी के स्तर में वृद्धि होगी, जिसके कारण से जो तटीय आबादी के जीवन और उसकी जो आजीविका को खतरा उत्पन्न हो सकता है। इसके अलावा भारत भूमध्य रेखा पर स्थित है और भूमध्य रेखा पर अन्य जो लैटिट्यूड्स की अपेक्षा में तापमान वृद्धि अधिक होती है, तो इसके कारण से भी भारत एक संवेदनशील क्षेत्र है। अगर हम बात करें मानसून की, तो अल नीनो जैसी घटनाएं मानसून की परिवर्तनशीलता को बढ़ा रही हैं, जिससे कि हमारा जो कृषि संकट लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि हमारी जो अधिकांश जो कृषि है वह मानसून पर आश्रित है, जिससे कि हमारा जो खाद्य सुरक्षा का जो खतरा है वह काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। और अगर हम बात करें जलवायु परिवर्तन का कृषि पर जो प्रभाव की, तो कृषि पर लगभग प्रत्येक वर्ष लगभग 4 से 9% तक वह उसको प्रभावित करता है जलवायु परिवर्तन कृषि को। चूँकि भारत की जो जीडीपी है लगभग 15% कृषि का योगदान उसके अंतर्गत होता है, जिससे कि जीडीपी को नुकसान हो सकता है 1.5% का। इसके अलावा अगर हम बात करें आपदाओं की जो बारंबारता है वो लगातार बढ़ रही है। अभी रिसेंट में हम देख सकते हैं मुंबई एवं चेन्नई के जो हाल ही में देखी गई जो मौसमी घटनाएं थी, जिससे बाढ़ एवं सूखा की जो घटनाएं हैं वह भी लगातार बढ़ रही हैं, जिससे कि ग्रामीण एवं शहरी दोनों अर्थव्यवस्थाओं को खतरा उत्पन्न हो रहा है।
इसके अलावा अगर हम बात करें बायोडाइवर्सिटी की, जैव विविधता की, तो उसको भी काफ़ी नुकसान पहुंच रहा है। जो वन आश्रित और जो पहाड़ी समुदाय हैं जो कि वनों पर आश्रित रहते हैं अपनी आजीविका के लिए, उनकी आजीविका को खतरा है। इसके अलावा जो बायो जियो केमिकल जो साइकिल होती है, जैव भू रासायनिक जो चक्र होते हैं, वह भी इसके अंतर्गत बाधित हो रहा है, जो कि पोषक तत्वों, पानी और जो शुद्ध हवा का जो प्रवाह है उसको जो बनाए रखने में मदद करता है, उसको भी काफ़ी नुकसान पहुंच रहा है। इसके साथ ही जो एनिमल और ह्यूमन जो कॉन्फ्लिक्ट है, उस संघर्ष में मानव वन्य जीव जो संघर्ष है वो लगातार बढ़ रहा है। जैसे कि अभी रिसेंट में हम छत्तीसगढ़ एवं झारखंड जैसे राज्यों में देखा गया है। स्वास्थ्य संबंधी जो चिंताएं हैं वह भी लगातार बढ़ रही हैं, विशेष रूप से जो मलेरिया और डेंगू जैसे जो उष्ण कटिबंधीय रोगों के प्रकोप में वृद्धि हुई है। अगर हम बात करें अर्बन हीट आइलैंड की लहर से एवं पानी का जो प्रदूषण है, जिससे पानी की कमी लगातार बढ़ रही है, जिससे जो मृत्यु दर एवं रुग्णता के बोझ का सामना करना पड़ रहा है। अगर हम बात करें प्रवासन की, तो लगातार असमानता बढ़ रही है और प्रवासन का बोझ भी लगातार बढ़ रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में लोगों का प्रवासन हो रहा है, जिससे कि शहरीकरण में वृद्धि हो रही है। और जो एक खतरा ये भी है कि जो पड़ोसी देश हैं उससे भी अवैध प्रवासन भारत की सुरक्षा को संकट पहुंचा सकता है। तो ये इसके अंतर्गत हमने बात की जो जलवायु परिवर्तन के भारत पर ओवरऑल प्रभाव की। अगर हम बात करें भारतीय मानसून पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, तो शोध के द्वारा ये पुष्टि की गई है कि एशिया में जो मानसून वैश्विक जलवायु के कई पहलुओं के साथ वैश्विक जलवायु जो परिसंचरण है वह भी काफ़ी प्रभावित हो रहा है। इसके बाद अगर हम बात करें 1950 के बाद से औसत जो ग्रीष्मकालीन जो वर्षा में लगभग 7% की कमी देखने को मिली है। 1990 के दशक से अगर हम बात कर लें तो उत्तरी हिंद महासागर में एरोसोल की जो सांद्रता है वह बढ़ गई है। अगर हम उपग्रह चित्र उस समय जो देखा गया था वह भारत गंगा के जो मैदान है एवं हिंद महासागर के ऊपर एक दाग के रूप में देखा गया, जिसको एरोसोल कहा गया और जिसे नाम दिया गया था ब्राउन क्लाउड के रूप में। साथ ही अगर हम बात करें तो भूमि उपयोग परिवर्तन में भी काफ़ी परिवर्तन आया है, जो कि प्रभावित कर रहा है वहाँ की क्षेत्रीय जलवायु को। अगर हम बात करें पिछले 15 दशकों में, तो एशिया में जो वन आवरण है वह लगातार कम हुआ है। भारत में जो कृषि उत्पादन है उसमें वृद्धि हुई है। सिंचाई के लिए जो पानी का अत्यधिक उपयोग हुआ है मिट्टी की नमी पर, जिससे कि नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। और इस जो मिट्टी के नकारात्मक प्रभाव के रूप में जो वातावरण की जो गर्मी है उसको अवशोषित करने की जो क्षमता होती है मिट्टी के अंतर्गत, उसमें भी कमी देखने को मिली है। साथ ही मानसून अपने पैटर्न में लगातार बदलाव कर रहा है। अल नीनो जैसी घटनाओं की बारंबारता लगातार बढ़ रही है। एरोसोल और सौर विकिरण की बात करें तो एरोसोल जो होता है वो सौर विकिरणों को ऊपर ही में ही अवशोषित कर लेता है, जिसके कारण से जो सौर विकिरण है वह पृथ्वी की सतह पर नहीं पहुंच पाती। जिसके कारण से होता क्या है कि जो जमीन है उसका जो ताप कम हो जाता है और ताप कम होने के कारण जो समुद्र और जमीन के बीच जो ताप का डिफरेंस होता है, जो टेम्परेचर डिफरेंस होता है, उसमें भी कमी आती है। तो उस जो टेम्परेचर डिफरेंस के कारण जो सर्कुलेशन होता है, वायुमंडलीय परिसंचरण जो होता है वह भी लगातार कमजोर हो जाता है, जो कि भारतीय मानसून को विपरीत रूप से प्रभावित करता है। तो ये हमने बात की भारतीय मानसून पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव की। अगर हम बात करें इसके उपाय की, तो क्या उपायों की जरूरत है उसके बारे में अगर हम देखें तो निम्न जो कार्बन ऊर्जा को स्थापित करने की आवश्यकता है। निम्न कार्बन ऊर्जा के रूप में अगर हम बात करें तो पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पनबिजली एवं परमाणु ऊर्जा शामिल है। और इसमें से जो पवन, सौर और जो पनबिजली जो ऊर्जा है वो पहले 3 अक्षय ऊर्जा है, जिससे किसी भी तरीके का पॉल्यूशन नहीं होता। अगर हम बात करें जिससे कि अगर हम स्थापित करेंगे निम्न कार्बन ऊर्जा को, तो उससे हमारी जो अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धता है जिसके अंतर्गत हमने पेरिस क्लाइमेट जो लक्ष्य को रखा है उसको, जो हमें 2070 तक हमें कार्बन न्यूट्रल अर्थव्यवस्था बननी है, तो उसके लक्ष्य को प्राप्त करने में भी ये एक काफ़ी सहायक होगी। इसके अलावा जो नवीकरणीय जो ऊर्जा है उसको मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया जाना चाहिए, उसको मेन स्ट्रीम में लाने का प्रयास किया जाना चाहिए। साथ ही साथ ऊर्जा दक्षता में सुधार करने की आवश्यकता है। जो भवन का निर्माण किया जा रहा है वह एनर्जी एफिशिएंट हो। जो इसका जो उपकरण इसमें यूज किए जा रहे हैं, जो औद्योगिक प्रथाओं को अपनाया जा रहा है, तो वह ऊर्जा दक्ष होने की आवश्यकता है। इसके साथ ही जो बायोफ्यूल हैं, जो जैव ईंधन है, उसका भी उपयोग को बढ़ाया जाना चाहिए। अगर हम बात करें उड्डयन क्षेत्र में, तो अब तक जो हाइड्रोजन प्रौद्योगिकी का जब तक पैमाना ना बढ़ जाए
तब तक हमें व्यवहारिक समाधान के रूप में जैव ईंधन के प्रयोग को बढ़ाया जाना चाहिए। साथ ही साथ जो इलेक्ट्रिक जो वाहनों का प्रयोग को भी लगातार बढ़ाया जाना चाहिए। अगर हम बात करें फेम स्कीम की, तो उसके अंतर्गत इस तरीके के प्रयास किए जा रहे हैं। अगर हम बात करें कार्बन पृथक्करण की, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन की, तो भारत के उन उत्सर्जन को सोखने के लिए प्राकृतिक एवं जो मानव निर्मित सिंक को बढ़ाया जाना चाहिए। अगर हम बात करें जो पेड़ हैं वे 0.9 अरब टन इस तरीके का कार्बन सिंक जनरेट करते हैं, जो कि जो वातावरण की जो कार्बन है उसको अवशोषित करते हैं। शेष को अलग करने के लिए हमें जो कार्बन कैप्चर जो टेक्नोलॉजीज हैं उनका प्रयोग करने की आवश्यकता है। तो इस तरीके के जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए हम इन उपायों को अपना सकते हैं। अगर हम बात करें इनके निष्कर्ष की, तो जलवायु परिवर्तन अनिवार्य रूप से आसपास के समुद्र के तापमान को बदलने के लिए बदल रहा है, और इस तरीके से अगर हमें मानसून की अनिश्चितता को समझने का प्रयास किया जाना चाहिए, और जो मानसून जो भविष्यवाणी जो मॉडल जो प्रदर्शन है उसको सुधार करने के लिए हमें लगातार R&D को बढ़ाया जाना चाहिए। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया जीएस पेपर 1 के भूगोल खंड से। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यह आपका जीएस पेपर 3 के भारतीय अर्थव्यवस्था खंड से है, जिसमें आपसे ये पूछा गया है कि जो निवेश आधारित वृद्धि से आप क्या समझते हैं। भारत की जो दीर्घकालिक विकास संभावनाओं में पूंजीगत व्यय कार्यक्रमों की प्रभावकारिता का आपको समालोचनात्मक परीक्षण करना है 250 शब्दों में। तो इसके अंतर्गत आपको अर्थव्यवस्था के जो विकास में निवेश का क्या योगदान होता है उसके बारे में चर्चा करनी है, क्या उसकी प्रभावकारिता होती है उसके बारे में परीक्षण करना है। तो सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन से इसकी शुरुआत कर सकते हैं। अगर हम बात करें जो सार्वजनिक निवेश की, तो आर्थिक विकास की एक सम्मानजनक शैक्षणिक उसके अंतर्गत परंपरा रही है, जिसे स्वतंत्रता के बाद से आर्थिक विकास के लिए व्याख्या के रूप में एक विश्वसनीय सूत्र के रूप में अपनाया गया। अगर हम बात करें, हाल ही में भारत के वित्त मंत्री ने तीसरे जो G20 वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक के गवर्नर का जो सम्मेलन हुआ उसके अंतर्गत उस बैठक में को संबोधित किया, और उन्होंने कहा कि जो भारत की दीर्घकालिक संभावना है वह सार्वजनिक पूंजी कार्यक्रम में निहित है। तो इस तरीके के इंट्रोडक्शन से हम इसकी शुरुआत कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें निवेश आधारित वृद्धि की, तो इसके अंतर्गत नई क्षमता को सृजित करने के लिए ये निवेश इसमें काफ़ी ज़रूरी होता है, और निवेश होने से क्या होता है कि अधिक रोजगार पैदा होते हैं जो कि उच्च मांग को जनरेट करते हैं, जिससे कि अल्टीमेट रूप से हमारी उत्पादन क्षमता में निर्माण होता है। इसके साथ ही जो जब उच्च मांग होती है तो उसको पूरा करने के लिए आपूर्ति प्रणाली को भी बढ़ाया जाता है, जो अल्टीमेट रूप से उत्पादन को बढ़ावा देती है और जो उत्पादन क्षमता का निर्माण इसके अंतर्गत करती है। तो जो निवेश एक महत्वपूर्ण योगदान प्ले करता है उत्पादन क्षमता को बढ़ाने में। इसके अलावा अगर हम बात करें सार्वजनिक निवेश के चरणों की, भारत में आर्थिक विकास का नेतृत्व इसने किस तरीके से किया उसके बारे में अगर हम देखें, तो भारत की स्वतंत्रता के बाद से ही सार्वजनिक निवेश को अपनाया गया, जिसके अंतर्गत जो महालनोबिस जो मॉडल था उसके अंतर्गत भारी उद्योगों को स्थापित किया गया। अगर हम बात करें 1997 के एशियाई जो वित्तीय संकट के दौरान तत्कालीन जो सरकार थी भारत की, उसने सार्वजनिक सड़क निर्माण परियोजना की शुरुआत की, जिसके अंतर्गत 2000 के दशक में एक निवेश और निर्यात आधारित उछाल का भारत ने नेतृत्व किया। अगर हम बात करें इन परियोजनाओं के रूप में, तो एक स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना चल रही है, जिसके अंतर्गत जो हमारी मेट्रो सिटीज हैं जैसे कि दिल्ली और यहाँ पे कोलकाता, मुंबई और चेन्नई, तो इनको स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत इनको एक दूसरे से जोड़ा जा रहा है, इनकी कनेक्टिविटी स्थापित की जा रही है। इसके अलावा जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, जिसके अंतर्गत जो असंबद्ध क्षेत्र हैं उनको हर मौसम में अच्छी सड़क कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराने का लक्ष्य इसके अंतर्गत जो रखा गया है, तो उसने सार्वजनिक निवेश को भारत में बढ़ाने का प्रयास किया। अगर हम बात करें इनकी आंकड़ों की, तो 2010 के दशक में जो सकल स्थायी जो पूंजी निर्माण था, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल जो फॉर्मेशन की जो दर थी वह काफ़ी कम हो गई थी, जो कि अपने निचले स्तर पर पहुंच गई थी 2015-16 में 30.7 के निचले स्तर पर पहुंची, और जो कि इसने उछाल लगाई 2019-20 के अंतर्गत ये हो गई थी 32.5% के स्तर तक। अगर हम बात करें 2014 से 15 और 2019-20 के बीच में, तो स्थिर जो पूंजी निर्माण था जो कि जीडीपी के कंपैरिजन में अगर हम बात करें तो कृषि एवं उद्योगों की हिस्सेदारी उसके अंतर्गत कम हुई, लेकिन सेवाओं के हिस्सेदारी उसके अंतर्गत लगातार बढ़ी, जो कि आपके कोविड
के समय पर भी ये लगातार यही ट्रेंड रहा। तो जो फिक्स्ड कैपिटल जो फॉर्मेशन है वह जीडीपी के कंपैरिजन में बात किया जाए तो कृषि एवं उद्योगों में ये कम हुई है, लेकिन सर्विस सेक्टर में ये हिस्सेदारी बढ़ी है। इसके अलावा अगर हम बात करें वर्तमान जो निवेश आधारित आर्थिक विकास के जो वर्तमान में मुद्दे हैं उनके बारे में, तो अगर हम देखें तो निवेश की जो बजटीय परिभाषा के अंतर्गत वित्तीय निवेश जो जिसमें मौजूद परिसंपत्तियों की खरीद या राज्यों के लिए जो ऋण होते हैं उसको भी शामिल किया गया है। तो जिसका मतलब यह है कि जो जो निवेश है वह केवल पूंजी निर्माण ही नहीं बल्कि जो उत्पादक क्षमता है उसके विस्तार का भी यह प्रतिनिधित्व करता है। इसके अलावा अगर हम बात करें सेवा क्षेत्र के भीतर जो सड़कों एवं संचार में निवेश लगातार बढ़ा है, लेकिन दूसरी तरफ इसका जो उद्योग और कृषि के अंतर्गत निवेश लगातार घटा है। तो इसमें हमें जरूरत है कि इनके बीच में संतुलन स्थापित किया जाए। साथ ही जो मेक इन इंडिया कार्यक्रम भारत के द्वारा चलाया जा रहा है उसके अंतर्गत भारत में जो व्यापार में आसानी को बेहतर बनाने के लिए जो संसाधन प्रोवाइड कराए जा रहे थे, लेकिन इसके अंतर्गत हुआ क्या कि विदेशी निवेश तो दूर, घरेलू स्तर पर भी औद्योगिक निवेश इसके अंतर्गत नहीं सुनिश्चित हो पाया। अगर हम बात करें ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन के वित्त पोषण में, तो विदेशी पूंजी का योगदान 2014-15 में जो कि 3.8% था वह गिरकर 2019-20 में लगभग 2.5% के पास रह गया है। तो ये हमने चर्चा की जो निवेश संबंधी जो मुद्दे हैं उसके बारे में। इसके अलावा अगर इसके हम निष्कर्ष की बात करें तो आवश्यक कच्चे औद्योगिक सामग्रियों और पूंजीगत वस्तुओं के घरेलू क्षमता का अभाव ये भारत के लिए महंगा साबित हो सकता है। और मुद्रा में जो लगातार गिरावट आ रही है, जो आयातित जो मुद्रा स्फीति है वो लगातार बढ़ रही है, जिससे जो निवेश में सुधार की संभावनाएं आगे और ज़्यादा कठिन हो जाएंगी। इसके लिए और जो भुगतान संतुलन है हमारे जीडीपी के स्तर तक जो हमारे 2.5% का एक सुरक्षित स्तर माना जाता है उससे काफ़ी ऊपर चल रहा है। तो हमें इन जो समस्याओं को संशोधित करने की आवश्यकता है, इन पर लगातार नीतिगत प्रयासों को इसमें करने की आवश्यकता है। तो ये हमने क्वेश्चन डिस्कस किया जीएस पेपर 3 के भारतीय अर्थव्यवस्था खंड से। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन जीएस पेपर 4 के ये आपके नीति शास्त्र खंड से है संबंधित ये क्वेश्चन है, जिसमें आपको जो जर्नलिज्म एथिक्स की बात की जाती है उसके बारे में ये क्वेश्चन पूछा गया है, जिसके अंतर्गत आपसे पूछा गया है कि पत्रकारिता की मांग है कि पत्रकार न केवल दुनिया में सच्चाई की तलाश में साहस और ईमानदारी दिखाए बल्कि खुद को अपने पत्रकारिता लोकाचार के प्रति सच्चे होने के लिए भी वह साहसी हो। इस पर आपको टिप्पणी करना है 150 शब्दों में। सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन से हम इसकी शुरुआत कर सकते हैं, जिसके अंतर्गत हम जो पत्रकारिता जो नैतिकता है उसके बारे में बता सकते हैं। जो पत्रकारिता नैतिकता है वह सामान्य मूल्य है जो पत्रकारों का मार्गदर्शन करते हैं। वे उन आकांक्षाओं और दायित्वों को रेखांकित करते हैं जिन्हें पत्रकारों, संपादकों और इस क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के द्वारा पालन किया जाना चाहिए। इसके अलावा ये स्वीकार करते हुए कि समाचार पत्र में एक महान शक्ति है, महात्मा गांधी द्वारा भी स्वयं एक महान पत्रकार, संपादक एवं पत्रकारिता के उद्देश्यों के बारे में वे स्पष्ट थे और वे ये मानते थे कि एक पानी की एक अनियंत्रित इसके अंतर्गत धारा नहीं होनी चाहिए। उनका मानना था जो कि पत्रकारों को जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है तो वे एक तरीके से अनियंत्रित नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करें नैतिक पत्रकारिता के जो उदाहरण के बारे में, नैतिक पत्रकारिता के सिद्धांतों से सहमत होना काफ़ी आसान है, लेकिन उन्हें अगर हम बात करें वास्तविक जीवन में लागू करना काफ़ी कठिन हो जाता है। ये पत्रकार और संपादकों पर निर्भर करता है कि वे किस तरीके से कार्य करें कि वे नैतिक पत्रकारिता को सुनिश्चित कर सकें। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो जो पत्रकार बॉब वुडवर्ड थे 1970 के दशक में जो 1974 में जो वाटरगेट कांड हुआ था यूएसए के अंतर्गत, जिसके कारण से प्रेसिडेंट निक्सन को अपना इस्तीफा देना पड़ गया था, तो इसको प्रदर्शित करने में पत्रकार बॉब जो वुडवर्ड थे उनका काफ़ी एक महत्वपूर्ण योगदान रहा। लेकिन इस पर उन पर जो पत्रकार पर कई सारे आक्षेप लगे, जिसमें उनको ये प्रयास करना पड़ा कि उनका किसी भी तरीके का राजनीतिक जुड़ाव नहीं है, ये उनको प्रदर्शित करना पड़ा। इसके लिए उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव में ये संदेश भेजने के लिए मतदान नहीं किया कि वे सड़क के बीच में खड़े हैं, ना कि किसी एक किनारे पर, ना कि दूसरे किनारे पर। तो जो पत्रकारिता को ईमानदारी पूर्वक करने के लिए पत्रकार बॉब वुडवर्ड जैसी साहस की आवश्यकता होती है। इसके अलावा अगर हम बात करें नैतिक पत्रकारिता के प्रमुख विशेषताओं की, तो ईमानदारी इसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता है।
पत्रकारों का जो दायित्व होता है कि वे सच्चाई की तलाश करें और उसे सटीक रूप से पेश करें। कहानी से संबंधित जो सभी तथ्य हैं उनको खोजने का प्रयास करें और उसका जो कई स्रोतों से उन जो प्रयास जो उनके द्वारा जो तथ्य खोजे गए हैं उसकी पुष्टि करने का भी उनके द्वारा प्रयास किया जाना चाहिए। इसके अलावा उनकी जो स्वतंत्रता सुनिश्चित होनी चाहिए, जो राजनीतिक पक्ष लेने से उनको बचना चाहिए, जो विशेष हित समूहों के कार्य से संबंधित उनको कार्य नहीं करना चाहिए। कुछ संगठन इस सिद्धांत को निष्पक्षता के रूप में चित्रित करते हैं कि स्वतंत्रता का मतलब निष्पक्षता होता है, लेकिन कई लोगों का यह मानना है कि निष्पक्ष नहीं होना चाहिए बल्कि उनको सार्वजनिक हित के पक्ष में कार्य करना चाहिए। साथ ही साथ उनको एक तरीके से निष्पक्ष होना चाहिए। स्वतंत्र होने के साथ अपनी जो रिपोर्टिंग है उसके अंतर्गत निष्पक्षता एवं संतुलन को बनाए रखना चाहिए। अधिकांश समाचारों को एक से अधिक पक्ष होते हैं, उनको उसके अंतर्गत बताने का प्रयास करना चाहिए। उनकी एक सार्वजनिक जवाबदेही होनी चाहिए। समाचार संगठनों को अपने दर्शकों की बात सुननी चाहिए। जनता को उन्हें जवाबदेह ठहराने में सक्षम बनाने के लिए पत्रकारों को अपनी उपपंक्तियों के रूप में लिखना चाहिए कि उनकी जवाबदेही, उनकी जो द्वारा जो सूचना प्रदान की जा रही है उस पर उनकी जवाबदेही बनती है। उनके शब्दों की जिम्मेदारी स्वीकार करनी चाहिए। अगर कोई तथ्यात्मक त्रुटि रह जाए तो उसमें सुधार जारी करने की भी आवश्यकता उनके अंतर्गत होनी चाहिए। इसके अलावा उनकी जो पत्रकारिता से कम नुकसान होना चाहिए। अगर वह तथ्य जो प्रकाशित किया जा सकता है या प्रकाशित नहीं किया जाना चाहिए तो उसको देखना चाहिए कि यदि प्रकटीकरण के परिणाम स्वरूप निजी व्यक्तियों, जिसमें विशेष रूप से बच्चों को होने वाला नुकसान की जो मात्रा है वह सार्वजनिक हित से ज़्यादा है तो उसके प्रकटीकरण से उनको बचना चाहिए। इसके अलावा उनके द्वारा ऐसे कोई तथ्यों को प्रकाशित नहीं किया जाना चाहिए जिससे देश की जो राष्ट्रीय सुरक्षा पर खतरा उत्पन्न हो जाए। अगर हम बात करें जो ताज होटल पर मुंबई में जो हमला हुआ था, आतंकवादी जो हमला हुआ था, तो उसमें पत्रकारों के द्वारा जो रिपोर्टिंग की जा रही थी तो उस जो इन्फॉर्मेशन को वहाँ का जो आतंकवादी संगठन पाकिस्तान में बैठकर उस इन्फॉर्मेशन को यूज कर रहा था। तो इस तरीके की पत्रकारिता से बचना चाहिए। इसके अलावा मानहानि से बचना। जो पत्रकार किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने वाले झूठे बयान को नहीं छाप सकता, अतः पत्रकार को तथ्यों की कड़ाई से जांच करके ही उसको प्रकाशित करना चाहिए। इसके अलावा जो उचित श्रेय देना एक पत्रकार का दायित्व है। पत्रकार को कभी भी किसी तरीके की साहित्यिक चोरी नहीं करना चाहिए। यदि वह अन्य मीडिया आउटलेट या पत्रकार की जानकारी का उपयोग कर रहा है तो उसको क्रेडिट देना जरूरी है। तो ये हमने बात की जो पत्रकारिता जो नैतिकता है उसकी प्रमुख विशेषताओं के बारे में। अगर हम बात करें इसके निष्कर्ष के बारे में तो नैतिक पत्रकारिता का मतलब है कि पत्रकार को नैतिक रूप से जिम्मेदार होना चाहिए। समाचार रिपोर्टों में सनसनीखेज, विरूपण व तथ्यों के हेर फेर से उसको बचना चाहिए और लाभ के लिए नैतिक मानकों से समझौता नहीं करना चाहिए। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया है जीएस पेपर 4 के जर्नलिज्म एथिक्स के बारे में। इन क्वेश्चंस को आप अपने स्तर पर लिखकर कमेंट सेक्शन में पेस्ट कर सकते हैं जिसका हम आपको इवैल्यूएशन प्रोवाइड कराएंगे। साथ ही साथ इसके हैंड रिटन नोट्स की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी जिसको हम कमेंट सेक्शन में भी पेस्ट कर देंगे। इसी तरीके के सेशन हम आपके बीच में लाते रहेंगे। प्लीज़ स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब द अनलॉक जीएस एकेडमी। थैंक यू।